आज का शीर्षक है छिंदवाड़ा से फाइनल टच। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए इसको और उसके बाद फिर हम चलेंगे डिबेट की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा। रामनवमी का दिन और छिंदवाड़ा के राम मंदिर में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। मौका भी खास और तस्वीर भी खास। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण बेहद खास है। जाहिर है फोकस छिंदवाड़ा पर ही सबसे ज्यादा है, इसलिए रणनीति का केंद्र भी छिंदवाड़ा ही रहा, जहां अमित शाह ने रात में बैठक लेकर प्रथम चरण की रणनीति को फाइनल टच दिया। जनता के बीच में गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हमारे अपने जनता के बीच में, जनता के साथ रहने में छिंदवाड़ा और दिल्ली बराबर है। छिंदवाड़ा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, आप ये अंदाज लगा लो। देश के गृह मंत्री एक आदिवासी अंचल में रात गुजार करके अपने को जनता से जुड़ने का संदेश देते हैं, और जनता ने कल जो प्रेम लुटाया वो भी अद्भुत था। निश्चित रूप से इस बार भाजपा जीतने वाली। बहुत ताकत के साथ प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव बूथ पर लड़ रहे हैं। बूथ पर हम सक्रियता के साथ मैदान में उतरे। किसी पर जो कमलनाथ का जो नेटवर्क है, जो प्रयास करता है, लेकिन इस बार ध्वस्त हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रिय होकर के हर बूथ पर कमल खिलाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। बस यही कामना। जाहिर है प्रथम चरण के प्रचार में सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा पर ही रहा, लेकिन मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट और जबलपुर में भी कांग्रेस प्रयास करती नजर आई। खासतौर पर मंडला में कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि मुद्दों के नाम पर कांग्रेस के पास सिर्फ आरोपी ही हैं। जब रिजल्ट आया उसके बाद शिवराज जी को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कोई चौथी लाइन में बैठा उसको चिट्ठी या मुख्यमंत्री बना दिया, डिक्टेटरशिप। ऐसा ही राजस्थान में किया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि बाहर लोकतंत्र, विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह है, अंदर भी करेंगे तानाशाही। ये मैसेज है, ये भाषा वो बोलती है। प्रथम चरण में 6 सीटों पर आदिवासी वोट सबसे अहम है और बीजेपी के दिग्गजों ने इस पर ही फोकस किया, फिर चाहे पीएम मोदी हो या अमित शाह। इधर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उम्मीदवार अपनी अपनी ही लड़ाई लड़ते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है छिंदवाड़ा से फाइनल टच। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं फाइनल टच की तरफ। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि 6 मध्य प्रदेश की सीट्स और 1 छत्तीसगढ़ की है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि महाकौशल की जो 4 दूसरी सीटें हैं वो भी ये बताएंगी कि क्या, क्योंकि कांग्रेस के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में जो 3-4 महीने पहले हुआ, ये महाकौशल का एरिया था और वो भी कमलनाथ जी का एरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। यही वो एरिया था जिसने कांग्रेस की लाज बचाई, वरना 163 की जो आंधी थी उसमें कांग्रेस के बहुत अरमान तो बह ही गए। लेकिन अगर इन 3 जगहों पर नतीजे बेहतर नहीं होते कांग्रेस के लिए, तो शायद उसके लिए ये बताना कठिन हो जाता कि आखिर विधानसभा चुनाव में जो जितनी चर्चा उसके प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन की थी, वो क्या था। अब विश्लेषणकर्ता यही बात लोकसभा के लिए भी कह रहे हैं कि साहब यहाँ भी देखिए क्या वही आंधी चलेगी जो 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में थी, क्योंकि लोकसभा का मंजर और मुख्तलिफ होता है, विधानसभा में तो स्थानीय मसले होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मन में जिन पर बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज़ के सवाल, क्या सभी 6 सीटों के लिए छिंदवाड़ा से फाइनल टच दिया गया है? क्योंकि उसको बनाया एपिसेंटर, एक अभिकेंद्र जिसको हिंदी में कहेंगे, एपिसेंटर का अनुवाद। तो वो केंद्र बनाकर मैसेज दिया गया बालाघाट, मैसेज दिया गया जबलपुर,
मैसेज दिया गया, क्योंकि सारी ट्राइबल सीट्स हैं, 6 की 6, 2 विंध्य की हैं, शहडोल और सीधी, लेकिन मैसेज छिंदवाड़ा से ही गया। क्या बीजेपी की ट्राइबल पॉलिसी प्रथम चरण के इस चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचाएगी? कांग्रेस उम्मीदवारों को, तीसरा सवाल है, क्या बड़े नेताओं की कमी खलेगी? क्योंकि सुनना ये भी गया कि दिग्विजय सिंह जी ने तो कह दिया था कि कोई अपन को बड़ा नेता नहीं मांगता है, अपन सिर्फ अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। ये मुंबईया है भाषण, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बदली? जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। बहुत स्वागत है मनोज आपका। मेरे साथ हैं मिलन भार्गव जी, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं अमित शर्मा, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के। मनोज, सबसे पहले छिंदवाड़ा ही क्या वो सेंटर था जहां से आदिवासी बहुल इलाकों के लिए लोकसभा सीटों के लिए रणनीति बनी? क्योंकि उसी को पूरा सेट करने की कोशिश हुई है। अमित शाह अगर कहीं आए हैं, मुझे लगता है पता नहीं उनका दूसरा दौरा मध्य प्रदेश का होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी शुरुआत छिंदवाड़ा से की। मैसेज छिंदवाड़ा से देने की कोशिश हुई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, छिंदवाड़ा से मैसेज देने का मतलब भी यही है शरद जी कि खासकर जनजाति की जो सीटें हैं, चाहे हम बात करें शहडोल की या फिर बात करें छिंदवाड़ा जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सीधी भी कुछ जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ती है। तो ये सब वो सीटें हैं जो मंडला बहुत महत्वपूर्ण सीट है, तो वहाँ से एक बड़ा मैसेज वो देना चाह रहे थे जनजाति के बीच में। जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ सीटों पर कांग्रेस, जैसे मंडला की हम बात करते तो ओमकार मरकाम को सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि वो चुनौती भरी सीट है, और इसीलिए खुद अमित शाह जब अपने नेताओं के साथ बैठे तो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने कही, अंदर खाने की खबर है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम विश्लेषण करेंगे। इसका मतलब यह है कि विश्लेषण का सिरा वो ढूंढ रहे हैं, यदि कहीं कोई गड़बड़ होती तो उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो लोग पूरे मन से नहीं लगेंगे, उनके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सीधा मैसेज है कि यदि नहीं लगे तो लग जाइए, मेरे पास सभी की जानकारी है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा पर हम लंबी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। 2019 से 23-24 का जो चुनाव है बहुत अलग है। 7 सीटें हाल ही में फिर से कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीती, लेकिन एक व्यक्ति अपने साथ लाने में कामयाब हो गई। कुछ का ऐसा आरोप लगा कि शायद कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जा रहा है, तो वो शायद सफल नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बड़ा मैसेज यही है कि पहले से बेहतर स्थिति में बीजेपी, और कमलनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से कहा जाए। नकुलनाथ नहीं, नकुलनाथ तो है मैदान में, प्रत्याशी वही है, लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह से अपने भाव को प्रकट किया है, लोगों के बीच में बताया है, तो ये कहीं बीजेपी के भीतर एक चुनौती प्रदान करता है। लेकिन 6 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ये मानकर चल रही मंडला और छिंदवाड़ा कि शायद हम एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। 4 पर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति ठीक मानती। लेकिन मैंने ऐसे भी स्वर सुने कांग्रेस की तरफ से कि भैया विधानसभा के बाद कछु नहीं कहने अपने को, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है कि खेला होवे और खेला हो चुका भैया, ये तो खैर कांग्रेस ही जाने। मिलन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। निश्चित तौर पर मोदी मैजिक है। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा में भी रहा, अब तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के परिवार की बात है, और ये सब मान रहे हैं। आज हमारे एक साथी ने तो बड़ी दिलचस्प बात की कि अब तो लोग ये है कि आदी हो गए। वो ये भी कहते हैं यार भैया ठीक है, मोदी मोदी है, देखा जाएगा, मोदी के नाम पे चलेंगे। आप किस तरह देखते हैं? मोदी जी पर बहुत अधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है, ये आप ही के पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह से कहा, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं। कैसे देखते हैं 6 सीटों के समीकरण? देखिए, विश्वास और अति विश्वास में एक बारीक लकीर है जिसके इधर जाकर कई बार अच्छे परिणाम आते हैं, कई बार बुरे भी आते हैं। लेकिन जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक यात्रा की, उसमें आप देखिए परिणाम कारक रही। चाहे वो उनके गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर हो या देश में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर हो, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। और जिस दृढ़ संकल्प के साथ 365 दिन सक्रिय रूप से देश को समर्पित होकर उन्होंने काम कर दिखाया, तो यही डिलीवरी है जो जनता को भारी है। जनता ने देखा कि धारा 370 को खत्म करने का जो दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, जब स्थापना से लेकर, जनसंघ से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर, ये चलता रहा। और जब हम सरकार में आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, तो हमने उस संकल्प को पूरा किया। हम प्रभु, आज देखिए ये अवसर है पावन पर्व का, रामनवमी का पावन पर्व है शरद जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम दर्शकों को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन राम इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि जो 500 वर्ष का कालखंड था हिंदू समाज के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा लंबा कालखंड रहा,
जिसमें राम जी को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष लाखों करोड़ों लोगों ने किया, आज वो सपना भी साकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया, तो ये भी प्रत्याशित है, इसकी चर्चा भी उतनी बराबर है, क्योंकि राम भक्त भी देख रहे हैं कि राम को लेकर जो दल चला, और राम भक्त जिस प्रकार से देखा कि राम का विरोध जिसने किया, पहले भी किया और अब भी क्या, राम प्रतिष्ठा हो रही थी, देश और यशोगान जिस प्रकार से हर वर्ग कर रहा था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक दल था जो उसने भी प्रतिशोध की भावना से विरोध कर रहा था, उसने निमंत्रण स्वीकार किया, तो यह भी प्रत्याशित है। और छिंदवाड़ा में भी जिस प्रकार से आप देखिए, जितने भी पैमाने हैं, आप 40 वर्षों का कालखंड यदि कमलनाथ जी का देखेंगे तो कमलनाथ जी बहुत हताश, निराश दिखाई दे रहे हैं। अपने पुत्र को जिताने के लिए फ्रंट फुट में खेल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं, आप देखिए कि नोट भी बट रहे हैं, वहां शराब भी बांटी जा रही है, और इन सब से पेट नहीं भरा तो एक फर्जी वीडियो वायरल कर भी जिस प्रकार से उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ, यह भी चर्चा का विषय है। क्योंकि 40 वर्षों में यदि विकास के पैमाने उन्होंने गड़े होते तो उस पर वो चर्चा करते, उस पर चुनाव लड़ते, लेकिन आज वो रोना पड़ रहा है, उनको आंसू बहाना पड़ रहा है, तो ये बताता है कि वो हताश है, निराश है, अकेले पड़े हुए हैं, और कांग्रेस का जो संगठन है वो उनको अकेला छोड़कर उनके भरोसे छोड़ दिया। बहुत सारे मसले हैं, और आपने बहुत प्रोमिनेंटली राम मंदिर, जहां भव्य राम मंदिर बना और रामलला स्थापित हैं, और ये पहली राम नवमी है जब एक भव्य मंदिर में प्रांगण में राम नवमी का आयोजन हुआ। और आज तो जिसको कहा जाता है कि सूर्यदेव का भी अभिषेक श्री राम, प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वहाँ दिव्य, वहाँ हुआ। तमाम मुद्दे ये भी रहेंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से मिलन जी मानते हैं। अमित जी, आपने सुनी अपने युवा साथी की बातचीत, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप काउंटर करेंगे? कमलनाथ जी अस्तित्व, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे कि थके हुए लग रहे हैं, भीतर से उनकी क्या मनोदशा है, मुझे लगता है लड़ाके हैं, योद्धा हैं, लड़ ही रहे होंगे, लेकिन हाँ, वो थकन चेहरे पे दिख रही है कि मेरे क्लोज साथी भी चले गए अब छोड़कर मुझे। आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बात सिर्फ छिंदवाड़ा की नहीं है, महाकौशल की 4 सीटों की है, विंध्य की 2 सीटों की। जी शरद जी, अभी मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी को सुन रहा था, तो निसंदेह आज रामनवमी का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिन है, पूरे देशवासियों ने विश्व में भगवान राम को पूजा है, और आज से ही शायद वो शुरुआत है, चूँकि आज आचार संहिता का जो 17 तारीख है, आज प्रचार के शोर में बंद हो गया है, अब 19 तारीख को मतदान है। तो ये देखना है कि आज जिस तरीके से मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरीके से कहा था, तो वो मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने रखी कि नहीं रखी, और शायद अगर वो मर्यादा रखी होती और भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी को इतना हताश और निराश दिखाई दे रहे होते, तो आज शायद वहाँ तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी ने कहा है कि जब मैं अपनी लकीर लंबी खींचता हूँ, मुझे इधर उधर की बात करने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, पूरी भारतीय जनता पार्टी को झोंकने का काम करा। निसंदेह चुनाव है, झोंकना चाहिए, लेकिन ये सारी ताकतें 9 बार जब कमलनाथ जी चुनाव लड़ते हैं, जब भी ये ताकतें होती हैं। थोड़ा मैं कमलनाथ जी के इतिहास के लिए पीछे ले जाऊं, जब प्रहलाद पटेल इनके बड़े नेता, बड़ा नाम चुनाव लड़ रहा था, तो उमा भारती जी ने भी मध्य प्रदेश की, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी के गढ़ से कही थी, और ये कहा था कि ये जल मैं उठाती हूँ, ये यहाँ का कमलनाथ ने जो विनाश कराया, मैं उसको विकास के तौर पर। वहाँ की जनता ने बताया कि विनाश किसने कराया और विकास किसने कराया। उस समय भी कमलनाथ जीते थे। निसंदेह कमलनाथ के चेहरे पर निराशा नहीं है, निराशा और चिंता थी अमित शाह के चेहरे पर, निराशा और चिंता थी नड्डा जी के चेहरे पर। इसलिए बता दिया कि मोदी जी आप मत आइए प्रचार करने, ये सीट कांग्रेस हमेशा कमलनाथ जीतता, ये जीत रही है, हम चले जाएंगे। और रही बात अब दूसरे पहले इंजन की, मेरे विद्वान साथी जी ने मोदी जी के चेहरे की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के चेहरे पर कहां गई वो लाल चीन को दिखाने वाली 56 इंच का सीना और लाल आंखें? क्यों नहीं सवाल बनता? वो 2 करोड़ रोजगार, वो काला धन, वो सारी चुनौतियां जो आपने कहा था, महंगाई आज इतनी पार है कि महंगाई शायद इस चुनाव के बाद डीजल 400 पार या पेट्रोल 400 पार होगा, और गरीबी आर पार होगी। गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। मेरा शरद जी शायद इस बात पर यह कहना है, कमलनाथ जी से लेकर और जहां पर आज शोर थमा है, वहां की जनता और आदिवासी क्षेत्र की वो जनमत संग्रह करने वाली वो विराट जनता समझदार है।
परिणाम सार्थक होगा और भारतीय जनता पार्टी को पता होगा कि भगवान राम की पूजा या मर्यादा तय करने की पूजा कैसे हो। चलिए मनोज, अमित जी जो बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल तो बराबर बने। आखिर कांग्रेस से क्यों इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? क्यों, अगर हम बात करें बुधवार की, तो एक नेता ये कह रहे हैं कि दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। सुरेश पचौरी जैसे नेता जिनके पास इतना 50 सालों का अनुभव है कांग्रेस का, वो क्यों छोड़कर जाते हैं? और फिर बड़ी बात ये भी है कि राम मंदिर को लेकर आपकी रणनीति क्या चूक नहीं थी? अगर सोनिया जी और राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ बैठ जाते उस दिन जाकर, या उसके अगले दिन चले जाते कि अभी प्रधानमंत्री का दौरा है, हम नहीं चाहते कि वहाँ बहुत अधिक संख्या में महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा हों, हम चले जाएंगे, अब राम के प्रति हमारी प्रचंड आस्था है। चूक आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं सकते, लेकिन देश के मन में क्या ये सवाल आप महसूस कर रहे हैं कि इस चुनाव में भी ये प्रश्न है लोगों के मन में? कांग्रेस क्या टूट रही है? क्या कांग्रेस सनातन मान बिंदुओं को लेकर क्या विचार रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, तो बताने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। और बीते वर्षों में जब 70 वर्षेस बात होती है कि 10 साल में हमने क्या किया, तो शायद इसीलिए मोदी की गारंटी जैसी बातें लेकर बीजेपी आई है। शरद जी, फर्क ये भी है, जैसा आपने कहा कि राम मंदिर की बात तो होगी, राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब 2 से यहाँ तक पहुंची तो उसके पॉइंट बहुत क्लियर रहे कि राम हमें करना है, 370 लेकर हम आए हैं, उसको हमें हटाना है, तो मुद्दे से कभी नहीं हटी। लेकिन कांग्रेस के भीतर अपना पक्ष उस तरह मुझे लगता है कि जनता के बीच में ये बताने में कामयाब बिल्कुल नहीं रही कि राम है किसके। राम तो सबके हैं, निश्चित रूप से अमित जी की बात से मैं सहमत हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इस बात को क्या जनता तक वो बिठा पाई? और इसीलिए जब 163 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो ये कहा गया कि इसके पीछे कुछ और कारण भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा, राम का मुद्दा, जिस पर बीजेपी अंदर तरीके से काम कर रही थी, वो काम दिखा दिया। और वोट परसेंट है, अकेला इसका नहीं है सर जी, वोट परसेंट बढ़ाने की बात जो बीजेपी कर रही, मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल मनोज, और मुझे याद है जब प्रभात झा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे कांग्रेस के ही एक नेता ने बताया कि जब वो अर्जुन सिंह जी के उनको ट्रिब्यूट देने का एक कार्यक्रम पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो रहा था, तो वो जाकर पंक्ति में बैठ गए, नेता जहाँ बैठे थे, तो एक कांग्रेस नेता अपने बगल बैठे नेता से कहते हैं ये प्रभात झा जी जैसे लग रहे हैं, क्या कोई अपने यहाँ कौन है जिनकी शक्ल उनसे मिलती है? अरे भैया, वो प्रभात झा ही हैं। कई बार आपको चुनौतियों को हेड ऑन करना चाहिए। प्रभात झा के बारे में कहा गया कि वो एक ऐसे नेता थे जो चौंकाते थे। कांग्रेस चौंकाने की कोशिश तो करती है कि आप कहते हैं कि नहीं साहब, हम भी जनेऊ धारण करते हैं, हम भी मंदिरों में जाते हैं, बिल्कुल ये कोई बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? वो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। लेकिन जब राम मंदिर बना और राम मंदिर में जाने की बात हुई तो उनकी दुविधा क्यों खड़ी हो जाती है? अमित जी, इसका उत्तर तो आपसे चाहूँगा। देखिए, राम मंदिर में जाने की दुविधा निस्संदेह कोई दुविधा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव एक धार्मिक पिच पर खेलने पर जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। आपके बड़े नेता नहीं गए हैं राम मंदिर? देखिए, मैं शरद जी, चूंकि आप महाकाल मंदिर गए हैं, सोमनाथ गए हैं जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी तो हमारी नेता सुप्रिया जी और उत्तर प्रदेश के कई नेता और कई केंद्रीय नेतृत्व तो सरयू जी नदी में डुबकी भी लगाई, स्नान करा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा की। मैं फिर दोबारा इस बात को नहीं बताना चाहता कि मंदिर के दरवाजे किसने खोले और भारतीय जनता पार्टी 84 में कहां थी और 89 में कहां थी। आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बयान स्पष्ट करते हैं कि अगर 89 के बाद फैजाबाद की मीटिंग में अगर राजीव जी होते तो राजीव जी के मन में था कि राम मंदिर की स्थापना हो, निर्माण हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं निर्माण के साथ जो न्यायपालिका हमारे देश की है, जो लोकतंत्र है, उस न्यायपालिका का पालन किया जाए। आज राम मंदिर को सब मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर के आधार पर आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर केंद्र में गरीबी नहीं होती, अगर केंद्र की सरकार गरीबी मिटाने का काम करती, अगर महंगाई को रोकने का काम करती, काले धन के लाने का काम करती, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डालकर आज भारतीय जनता पार्टी के दल में समर्थन के तौर पर साबित कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के तौर पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, इनकी नीयत, चरित्र और चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो सूची जारी करी है उससे उजागर है। शरद जी, आप बेहतर समझ सकते हैं और मैं समझता हूं ये चुनाव
धार्मिक पिच पर जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी खेल रही है 2009 दोहराया जाएगा, जब शायद ये शाइनिंग इंडिया की बात करते थे और शाइनिंग इंडिया को जनता ने परिवर्तन कर दिया। मुद्दे आज लोगों को चाहिए, भगवान राम की पूजा करने वाला पुजारी की तो सम्मान है, लेकिन उसके बेटे को नौकरी भी चाहिए, उसके परिवार को महंगाई से। मिलन जी, रोजगार बड़ा मसला है, आप लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, ये कांग्रेस का कहना है। और आरोप ये है कि आप धार्मिक पिच पे ले जा रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरद जी देखिए, भावनात्मक इस देश में कहीं ना कहीं निहित है। हर इंसान भावनात्मक है और भारतीयों की संस्कृति ही ऐसी है कि जिस प्रकार से निर्माण होता है उसमें भावनाएं हमेशा प्रथम स्तर पर रहती हैं और उसके बाद ही सारी जीवन की जो कालखंड है उनके निर्णय उन भावनाओं से उत्प्रोत रहते हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए, राम को लेकर जिस प्रकार की बात हो रही है, आपने अभी प्रश्न किया कि कांग्रेस के वो बड़े चेहरे कोई भी नहीं है, वो जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इटालियन संस्कृति के नीचे दबे कुचे हुए कांग्रेसी ये कभी राम भक्त उजागर होकर नहीं बन पाएंगे। अंतर मन में नहीं रख सकते कि राम को वो भी मानते हैं, लेकिन राम के नाम का जाप नहीं कर पाएंगे, ना राम का नाम ले पाएंगे। उत्साही लाल के तौर पर आपने देखा कि जीतू पटवारी जब अध्यक्ष बने, जो पार्टी जाए तेल लेने की भावना रखते हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरे विधायकों को लेकर, अपने नेताओं को लेकर राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन गए नहीं। उसके बाद डपट लग गई उनको सोनिया जी की कि कहां जा रहे हो भाई, अपने को तो ये मुद्दे पे विरोध करना है। तो आप देखिए, कोई कभी नहीं जा पाएगा। और रही बात, देखिए जिस प्रकार की भावनाओं की बात हो रही, तो हम तो कहते हैं कि आप मुद्दों पर राजनीति करिए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए, देश और विदेश में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ा है उस पर बात करिए। लेकिन ये मुद्दे पर बीच में आखिर सनातन को एड्स कौन कह देता है साहब? बोलिए आप लगातार हिंदू संस्कृति पर प्रहार आप करते हैं, हिंदुओं को आप चढ़ाते हैं। और देखिए, नवरात्र का आज अंतिम दिन है। जी। आप नवरात्र में बोल लीजिए, मास्क का प्रचार करते हैं, आपको भी 5 सेकंड आपके लिए ये पूछना चाहता हूं, और आपके नेता कहते हैं कि नवरात्र खत्म होगा, महंगाई हम नहीं मास्क खाएंगे। आप हिंदू संस्कृति को बार-बार चढ़ाते क्यों हैं? लोग बोले कि महंगाई नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज मुद्रा की क्या स्थिति है? ये विषय आप रख चुके हैं। देश में पेट्रोल डीजल की क्या बेरोजगारी पर बोलूंगा, सिलेंडर कहां मिल रहा है 450? चलिए, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत शुक्रिया मिलन जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। कुल मिलाकर बेहिचक हम ये बात तो कह सकते हैं, अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, मुद्दों के साथ अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो मुद्दे वही होने चाहिए जो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मुद्दे वही जो जनता मन भाए। तो जनता के मन को क्या भा रहा है? क्या ये कांग्रेस को बताने की ज़रूरत है? क्या ये बीजेपी को बताने की ज़रूरत है? क्या ये पार्टियां नहीं जानती हैं कि कौन से मुद्दे जनता के मन को भाते हैं और किन मुद्दों से जनता पर बहुत असर नहीं पड़ता है? बस इसी में वो राज छिपा है कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्योंकि तय करने वाली तो जनता की है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मुठभेड़ पर भिड़ी सियासत, सहयोगी साक्षी गुप्ता के साथ। नमस्कार।